हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है अच्छा होंगे। तो चलिए अपने इस इथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि कंटिन्यू है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रिटी देखा था एंड नाउ वी आर हियर ऑन अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। ठीक है, तो चलिए जानते हैं व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज एन ओब्लिगेशन, एक बाध्यता है ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की और ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्थान की, टू अकाउंट फॉर दियर एक्टिविटी, कि आपने जो एक्टिविटी की है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनो। ओके, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्क्लोज रिजल्ट ट्रांसपेरेंटली। किसी भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी एक्शन लिया गया उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एंड उसके रिजल्ट को ट्रांसपेरेंसी के साथ ओपन करना, डिस्क्लोज करना, ये क्या कहलाती है? अकाउंटेबिलिटी कहलाती है, जवाबदेहिता कहलाती है। ठीक है, तो चलिए, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, इन्होंने क्या किया? टुक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च डिलेज। एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च का डिले हो गया तो गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई इसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो एपीजे अब्दुल कलाम सर चूंकि उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, एक्चुअली इट वॉज नॉट हिज मिस्टेक but he took responsibility because he was the leader of the project and shielded junior scientists and उन्होंने जो जूनियर साइंटिस्ट थे उनको प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? किस चीज का एग्जाम्पल है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है, अब लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है? जवाबदेहिता को भूल जाना क्या है? ये देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी आप सभी लोगों ने सुना होगा। 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, बड़े स्तर पर लोग मिसाइल आइसोसाइनाइड के लीक होने से मारे गए, बट देयर वाज नो वन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन ऑफ डिले रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज। जो गवर्नमेंट ने वहां पर रिस्पॉन्स किया, इट वाज सो मच डिलेड, बहुत लेट था, लेकिन उस लेट एक्शन के लिए कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने आप को उसके लिए दोषी नहीं मान रहा था। तो इट वाज क्या? इट वाज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जबकि सरकारी संस्थानों में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब आते हैं कि अकाउंटेबिलिटी 4 चीजों को आपस में जोड़ करके बनती है। जो अकाउंटेबल होगा वो क्या होगा? उसमें उसके एक्शन में ट्रांसपेरेंसी होगी। ही विल शो द रियल रिजल्ट ऑफ हिज एक्शंस। ठीक है, जैसे आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के इंट्रोडक्शन ने क्या किया? गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं उनको क्या कर दिया? ट्रांसपेरेंट कर दिया, कि कोई भी आरटीआई दायर करके गवर्नमेंट से रिजल्ट डिमांड कर सकता है, डेटा मांग सकता है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी इंक्लूड्स ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट वन इज एंसरेबिलिटी। अगर आप अकाउंटेबल हैं तो आप क्या करेंगे? आप जवाब देंगे, आप में जवाबदेहिता होगी। आपने कोई भी काम किया है, कोई उसके बारे में पूछेगा कि ये काम आपने किया है, हाँ, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं? ये हैं, हाँ बिल्कुल हैं। आप उसके पूरे जवाबदेह होंगे। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये क्या करती हैं? ये गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाते हैं टुवर्ड्स देयर एक्शंस। जो सरकार कोई भी काम करती है तो जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, पार्लियामेंट में सरकार से क्वेश्चन पूछती हैं एंड गवर्नमेंट इज बाउंड टू रिप्लाई द आंसर, और सरकार उनका जवाब देने के लिए बाध्य होती है। तो इससे क्या होता है? गवर्नमेंट की एंसरेबिलिटी सिक्योर होती है। ठीक है, थर्ड वन इज कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी अकाउंटेबिलिटी रखता है अपने कैरेक्टर में, वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहता है। जो भी जिम्मेदारी मैंने ली है उसका जो भी आउटकम होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, आई विल बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड एग्जाम्पल इज रिजाइनेशन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इन 1956 एज रेल मिनिस्टर। 1956 में असम में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रेल मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने रिजाइन दे दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि आई एज अ रेलवे मिनिस्टर am upheld
मिनिस्टर सो आई हैव टू बियर द कंसिक्वेंसेस, तो मुझे उसके कंसिक्वेंसेस को, उसके परिणाम को तो झेलना ही होगा। और इन्होंने परिणाम को स्वीकार किया और रेलवे मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, इनकी अकाउंटेबिलिटी दिखाता है। उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई अकाउंटेबल पर्सन है तो वह अपने दायित्वों का उचित निर्वहन करेगा, ही विल बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे किरण बेदी मैम इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म इन तिहाड़ जेल, जब ये तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट बनी, जेल सुपरिटेंडेंट, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कैदी हैं उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ वेलबींग सिक्योर हो, उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा हो। इसीलिए इन्होंने जेल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया एंड वहां पर क्लीनलीनेस के साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस किया, जैसे योगा को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मेडिटेशन, मेडिकेशन, बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस कराई ताकि कैदियों की हेल्थ स्वस्थ हो सके। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो अकाउंटेबिलिटी रखते हैं वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी इंक्लूड्स ट्रांसपेरेंसी, एंसरेबिलिटी, कंसिक्वेंसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कि अकाउंटेबिलिटी के टाइप्स कितने होते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, देन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, सोशल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, मोरल अकाउंटेबिलिटी एंड क्राइसिस अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इतने सारे अकाउंटेबिलिटी के टाइप्स हैं। अब सबसे पहले आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। क्या है? केरला कैडर के आईएएस राजू नारायण स्वामी, ही इज वेरी फेमस इन केरला। स्ट्रिक्ट एक्शन इन्होंने लिया अगेंस्ट इलीगल इंक्रोचमेंट वेस्टर्न घाट माउंटेन सिस्टम में, और जो प्रोटेक्टर रिजर्व साइट्स थे इन्वायरमेंट के, उन पर बहुत सारा इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा था, अवैध कब्जा हो रहा था, अवैध अतिक्रमण हो रहा था। तो एज अ आईएएस इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, और जो वहां पर इलीगल इंक्रोच कर रहे थे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी थे, उनको वहां से हटवाया। ठीक है, इंपैक्ट क्या हुआ, ट्रांसफर्ड 30+ टाइम्स अपने कैरियर में, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ कैरियर में इन्होंने 30 बार से ज्यादा, 30 बार से अधिक ट्रांसफर झेला, लेकिन फिर भी रिमेन अकाउंटेबल टू पब्लिक, लेकिन लोगों के प्रति अपनी जवाबदेहिता नहीं छोड़ी। ठीक है, और ईमानदारी से काम करते रहे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का। सेकेंड वन इज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी में मनोहर पारिकर सर, ये भारत के पहले तो गोवा के चीफ मिनिस्टर रहे, फिर भारत के रक्षा मिनिस्टर भी बने रहे, रक्षा का दायित्व संभाला। और इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था, राफेल डील हुआ था इंडिया फ्रांस का। तो उस समय बहुत सारे आवाज लोग उठा रहे थे विपक्ष में कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो व्हाट ही डिड, ही हेल्ड जन संवाद टू क्लैरिफाई डिसीजंस ऑन राफेल डील। इन्होंने पब्लिक में आकर के और लोगों से ओपन संवाद किया, भाई पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूं, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। इन्होंने पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी शो किया। थर्ड वन इज फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जिसमें विनय कुमार त्रिपाठी, ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे विनय कुमार त्रिपाठी, और रेलवे में जो टेंडर निकलता था उसमें बहुत बड़ा बार बार घोटाला सुनने को मिलता था कि टेंडरिंग में बहुत घोटाला हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड ई टेंडरिंग एंड डिजिटल फाइनेंशियल ट्रैकिंग इन रेलवे मिनिस्ट्री। ई टेंडरिंग शुरुआत किया कि ऑनलाइन टेंडरिंग होगी और उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा। सिस्टम, जो जितने लोगों को बोली लगाना है वो अपना पूरा डेटा ऑनलाइन भेज दें, सिस्टम खुद ही बता देगा कि ही विल गेट द टेंडर, जिसका प्रोफाइल अच्छा होगा सिस्टम खुद ही उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो ई टेंडरिंग सिस्टम इन्होंने शुरू किया, एंड डिजिटल फाइनेंशियल ट्रैकिंग भी।
और रेलवे का पैसा कहाँ गया, किधर गया, उसकी पूरी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रैकिंग इंट्रोड्यूस किया। तो ये क्या हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। ही टुक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ रेलवे फंड। ठीक है, कि रेलवे का पैसा कहाँ से आता है, किधर जाता है, ये क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल इज कैग विनोद कुमार रॉय और विनोद रॉय। 2010, 11, 12, 13 के दौर में बहुत सारे स्कैम उजागर हुए, जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कोल ब्लॉक घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ। तो जो उस समय के CAG थे विनोद कुमार रॉय, इन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी दिखाई कि मैं एज अ कैग, ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में कहीं पर घोटाला होता है तो मैं उसको क्या करूं, एक्सपोज करूं। और उन्होंने प्रॉपर डेटा के साथ एक्सपोज किया और इस तरीके से बहुत सारे घोटाले सामने आए और फाइनली 2G स्पेक्ट्रम भी कैंसिल हुआ, कोल ब्लॉक एलोकेशन भी कैंसिल हुआ। ठीक है, तो ये क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी था। ओके, नेक्स्ट वन इज सोशल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है कि जो एक मूवमेंट शुरू हुआ था 2016 में, उस मूवमेंट का पूरा नाम था सिटीजन्स फॉर बेंगलुरु मूवमेंट। बेंगलुरु में एक्चुअली एक हाईवे बन रहा था, ओवरब्रिज बन रहा था, एंड इट वॉज डिसाइडेड कि जो ओवरब्रिज बनेगा वो सीमेंट से ना बना करके स्टील का ओवरब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है, एज ए पायलट प्रोजेक्ट, ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पर, कि अगर स्टील का प्रोजेक्ट यहां पर सक्सेसफुल हो जाता है तो देश भर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो बेंगलुरु के लोगों ने क्या किया, एक मूवमेंट शुरू किया, वी आर नॉट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट बट सिक्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। लोगों ने कहा कि हम लोग प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सरकार यह प्रोजेक्ट जब शुरू कर रही है तो सरकार बता दे कि अगर यह प्रोजेक्ट फेल होता है, इसमें लोगों के जान माल की क्षति होती है, तो कौन दोषी होगा, किसी एक का नाम सामने लेके आ जाओ। ठीक है, डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी फॉर द स्टील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई कि किसी का नाम सामने किया जाए। फाइनली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल अकाउंटेबिलिटी। सोसाइटी ने कहा कि बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शन, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द डिसीजन बट बी रेडी एंड बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शन। अपने डिसीजन के लिए अकाउंटेबल हो जाओ, तो हम लोग तैयार हैं कि ये फ्लाईओवर बनेगा। सरकार में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई अकाउंटेबिलिटी लेने की, और फाइनली वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अगला है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है, तो जुडिशियल सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, यही है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। हु डिड दिस, जस्टिस DY चंद्रचूड़। इन्होंने क्या किया कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ जुडिशियल हियरिंग, कि भाई जजों की जो हियरिंग हो रही है, जो केस सुने जा रहे हैं, वो पूरा देश देखे लाइव स्ट्रीम होकर के। ठीक है, और लोगों को पता रहे कि भाई हमने इस केस पर यह फैसला सुनाया है, तो क्यों सुनाया है, क्या तर्क दिया गया है। ठीक है, तो पूरे जुडिशियल सिस्टम में जुडिशियल हियरिंग को क्या कर दिया, लाइव स्ट्रीम करवाया, कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है कि लोगों के प्रति, कि भाई लोगों को पता चले कि सुप्रीम कोर्ट के जज किस आधार पर, ऑन व्हाट बेसिस दे टुक द डिसीजन। ओके, तो ये क्या है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज मोरल अकाउंटेबिलिटी। एक तमिलनाडु के MLA हैं ER ईश्वरन। ER ईश्वरन एंड ही इज वेरी फेमस, काफी फेमस MLA हैं वहां के। इन्होंने क्या किया कि MLA डेवलपमेंट फंड जो इनके पास था, इन्होंने जितना लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करना था किया, और जो पैसा बच गया उस पैसे को इन्होंने क्या किया, रिटर्न कर दिया गवर्नमेंट को। ही रिटर्न्ड द अनयूज्ड MLA डेवलपमेंट फंड। जो पैसा अनयूज्ड है उसको, डेवलपमेंट फंड का, वो सरकार को रिटर्न कर दिया, न कि अपने पास रख के उसको पर्सनल यूज कर लिया। ठीक है, तो ER ईश्वरन ने क्या शो किया, मोरल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है क्राइसिस अकाउंटेबिलिटी। केरला में 2018 में फ्लड आया था, एंड वहां के उस समय DM हुआ करते थे एक IAS कृष्णा तेजा। ठीक है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में 2018 में आया था। वायनाड में अक्सर आते रहता है। वायनाड में 2018 में जो आया था वो बहुत भयानक था। तो इन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली, किस बात की, कि
अगर लॉजिस्टिक में कोई भी कमी आती है, मतलब सामान की आपूर्ति में जो भी सुविधाएं चाहिए उसमें कोई भी कमी होगी, तो आप मुझसे बात करिएगा, मैं उसको आपको दिलवाऊंगा। तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि जितने भी यहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे हैं, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है सीधे मुझे बताइए, मैं वो चीज़ आपको दिलवाऊंगा, बस आप लोग काम करिए, काम में डिले नहीं होना चाहिए। तो ये क्या था? क्राइसिस अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या करता है? एथिकल कंडक्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग। जो कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसके कंडक्ट को इथिकल बनाता है, नैतिक बनाता है, और पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाता है, लोगों का विश्वास बढ़ता है। प्रिवेंट करप्शन एंड अब्यूज ऑफ पावर। करप्शन कम होता है और पावर का जो मिसयूज होता है या अब्यूज होता है, अपनी पावर का दुरुपयोग करना, उसको भी क्या करता है? कम करता है। इंप्रूव्स गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। अगर अधिकारी अकाउंटेबल है, ऑफिसर अकाउंटेबल है, तो वो क्या करेगा? अपनी जिम्मेदारियों का ऑन टाइम काम करेगा, तो गवर्नेंस अच्छा होगा। और सरकार जो सेवा नागरिकों को देना चाह रही है, योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन, प्लान इंप्लीमेंटेशन क्या होगा? अच्छा होगा। लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा, लीकेज नहीं होगा। ठीक है, अगला है प्रमोट्स रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और गवर्नमेंट्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है, अगर ये हैं तो विधि के अनुसार जो रूल हैं उसके अनुसार काम होंगे, तो रूल ऑफ लॉ को क्या होगा? प्रमोट होगा, बढ़ेगा, लोगों का रूलिंग सिस्टम में विश्वास भी बढ़ेगा। एंड इनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। सिस्टम में पार्टिसिपेट क्या बनेगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन भी बढ़ता चला जाएगा। लोग खुद एक्टिव होकर के गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट्स में क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। तो ये इम्पैक्ट है किसका? अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबल बनाने के लिए ऑफिसर्स को क्या क्या मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं वो जानते हैं। सबसे पहला है आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट क्या करता है? फ्रॉम पीएम टू प्यून सबको अकाउंटेबल बनाता है, क्योंकि सबके काम के लिए पब्लिक क्या कर सकती है, सिटीजन्स क्या कर सकते हैं? आरटीआई से जानकारी मांग सकते हैं। तो आपने अगर कोई काम किया है एज एन ऑफिसर, तो आपके काम की डिमांड की जाएगी कि आपने ये काम क्यों किया, इस काम को करने में कितना टाइम लगा, कितना खर्च लगा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो पूरी आपको क्या करनी पड़ेगी? इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई भ्रष्टाचार किया है तो भ्रष्टाचार भी क्या हो जाएगा? डिस्क्लोज हो जाएगा। तो ये आरटीआई एक्ट, इससे क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। दूसरा, सीएजी का ऑडिट। सीएजी की ऑडिटिंग क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सभी प्रोजेक्ट की ऑडिटिंग सीएजी करते हैं। तो सभी प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा लगना चाहिए था, एक्चुअली कितना लगा और उसका कितना रियल में कंसिक्वेंसेस आया, कहीं पर कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो सीएजी ऑडिट्स भी क्या करती है? गवर्नमेंट्स को और गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल बनाती है कि अगर हम गलती करेंगे तो सीएजी ऑडिट में वो हमारी घोटाला का लिस्ट सामने आ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। ठीक है, थर्ड वन इज सोशल ऑडिट। सोसाइटी खुद भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की ऑडिटिंग करती है। जैसे मनरेगा के लिए सरकार ने फिक्स कर दिया है कि मनरेगा प्रोजेक्ट की ऑडिटिंग कौन करेगा? पब्लिक करेगी। तो सोशल ऑडिटिंग सोसाइटी करेगी, जिसके लिए काम हो रहा है वो बताएंगे सरकार को कि यह काम हमारे यहाँ सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें कोई घोटाला हुआ है कि क्या हुआ है। ठीक है, तो सोशल ऑडिट क्या करेगा? यह भी जो रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं उनको क्या बनाएगा? अकाउंटेबल बनाएगा। नेक्स्ट वन इज लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या करना है? किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी के खिलाफ कोई भी अगर आरोप है तो ये उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं एंड जो रिस्पॉन्सिबल है उसको कोर्ट के सामने
इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से इनके एक्शन से भी डर करके जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या बनेंगे, अकाउंटेबल बनेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज हम जान पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी सुन चुके हैं। वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती हैं टुवार्ड्स देयर प्रोजेक्ट्स एंड बजटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया 2013 में। उसने क्या किया कि गवर्नमेंट या किसी भी सरकारी संस्थान के अंदर कोई अगर भ्रष्टाचार है और कोई अधिकारी उस भ्रष्टाचार को लीक करना चाहता है, बताना चाहता है लोगों में, तो उसको सिक्योरिटी दी जाएगी। ठीक है, और वो गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर भ्रष्टाचार उजागर करता है तो दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करके क्या किया गया कि इस प्रोजेक्ट में अगर मैं भ्रष्टाचार करता हूं तो कोई भी विसिल ब्लोइंग कर सकता है, कोई भी सीटी मार सकता है और सरकार को और लोगों को बता सकता है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे क्या होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज डिपार्टमेंट विजिलेंस ग्रुप। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक विजिलेंस ग्रुप होता है जिसका काम होता है डिपार्टमेंट में कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको एक्सपोज करना। तो डिपार्टमेंटल ग्रुप्स भी होते हैं, इससे भी डर करके डिपार्टमेंट के लोग क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। तो ये मैकेनिज्म होते हैं किसके लिए, ऑफ अकाउंटेबिलिटीज। ठीक है, अब आते हैं, मार्टिन लूथर का एक फेमस कोट है। ये कहते हैं, यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू से बट ऑल्सो फॉर व्हाट यू डू नॉट से। आप सिर्फ इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपने क्या कहा, आपने जो बातें कही है, अगर किसी को किसी के बारे में बुरा कहा है, गाली दी है, तो उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही, आपको दंड मिलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं कहा वहां पर जहां पर कि कहने की जरूरत थी, तो उस बात के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो ऐसे में अगर किसी के साथ आपके सामने गलत हो रहा है और आप चुप रह गए तो भी आप क्या हैं, दोषी हैं। तो आपको अगर कहीं गलती हो रही है आपके सामने तो आपको उसके खिलाफ बोलने की अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं, मार्टिन लूथर। यहां पर लॉर्ड एक्टन का एक स्टेटमेंट है, पावर टेंड्स टू करप्ट। पावर आपको करप्ट बनाता है एंड अब्सोल्यूट पावर करप्ट्स अब्सोल्यूटली। और अब्सोल्यूट पावर मिल जाए, मतलब कि पावर पर कोई कंट्रोल नहीं हो, तो वो आपको पूरा करप्ट बना देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि विथ पावर बी अकाउंटेबल। आप पावर के साथ अकाउंटेबल भी बनो, नहीं तो आपके ऊपर अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे, अब्सोल्यूट करप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों फेमस कोट आप लोग यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए कल फिर इससे आगे बढ़ते हुए मिलेंगे। आज इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।